आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएफएम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलरेडी मॉड्यूल बी के क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं एंड नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू कवर द मॉड्यूल सी क्वेश्चंस जो कि ट्रेजरी से रिलेटेड है। मेक श्योर कि पूरी की पूरी सीरीज को गो थ्रू करें क्योंकि सारी की सारी सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि पिछली वीडियोस और उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाए तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app। तो वहां पर जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे बिकॉज उसमें सीआईबी का फ्री कोर्स आपको मिलने वाला है। उसे एनरोल कर लेना एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। क्वेश्चन वन इट सेज अ बैंक्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट हेडेड बाय रोहित शर्मा is evaluating its organizational structure. The management wants to ensure maximum operational efficiency and direct participation in market systems like clearing and settlement. Which organizational model should Rohit propose to achieve this, and what is the primary advantage it offers over the alternative? ठीक है, तो प्राइमरी एडवांटेज क्या होगा वो भी बताना है। एंड मैनेजमेंट क्योंकि इंश्योर करना चाहती है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो मार्केट सिस्टम में, तो कौन सा मॉडल वो यूज करेंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल यूज करेंगे, उसके बारे में भी हमने बताना है। सी रोहित शर्मा यहां पर प्रपोज कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी मॉडल। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड जो स्ट्रक्चर होता है अलाउ करता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट को कि वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है मार्केट सिस्टम्स के साथ, जैसे कि क्लियरिंग के साथ, सेटलमेंट के साथ, पेमेंट सिस्टम के साथ, इंटरबैंक मार्केट के साथ। एंड उससे आप मल्टीपल ब्रांचेस या यूनिट्स के ऊपर रिलाई नहीं करते हो, वो रिलायंस खत्म हो जाता है। एंड इससे आप डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली ज्यादा बेटर कर सकते हो, बेटर रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। सो सेंट्रलाइज्ड मॉडल का एडवांटेज ही रहता है डायरेक्ट मार्केट पार्टिसिपेशन होती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होती है क्योंकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट कंसोलिडेट हो जाती है, रिस्क ओवरसाइट बढ़ जाता है और ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूशन जो होती है वो एक ही हब में होती है। एंड उसी तरफ अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल की बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप जो होता है उसमें डिफरेंट ब्रांचेस या जो यूनिट्स होते हैं वो अपने खुद के ट्रेजरी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। अब उससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स तो डेफिनेटली रहता ही है, एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है, प्राइसिंग इनकंसिस्टेंट रहती है और वीकर कंट्रोल रहता है। दैट इज अ मेजर थिंग। ऑप्शन देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक एज इट अलाउज for closer integration with the bank's core operations and direct reporting to the CEO, राइट? देखो, जो डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट करता है डायरेक्टली, ये तो बिल्कुल सही है, राइट? लेकिन हम यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आपको बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं डिपार्टमेंटल मॉडल लेके आता हूँ, लेट्स से आई एम कंसिडरिंग कि ये एक डिपार्टमेंटल मॉडल है, तो ये डिपार्टमेंटल मॉडल जो अपनी फंक्शनिंग करेगा सिर्फ और सिर्फ थ्रू द ब्रांच ही ये अपनी ऑपरेशनल चीजों को कर सकता है। दैट इज अ मेजर थिंग ओवर हियर, ठीक है? सो दैट शुड नॉट बी डन, राइट? सो एक डिपार्टमेंट रिपोर्ट तो करता है डायरेक्टली, लेकिन ये एक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच के थ्रू अपने बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर के, जिससे जो डायरेक्ट मार्केट पार्टिसिपेशन होती है वो लिमिट हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। Option B, it says a specialized branch because this status allows it to act as an authorized dealer and participate directly in clearing and settlement systems. Very correct. जो ब्रांच स्टेटस है उसे प्रेफर किया जाता है फॉर ट्रेजरी, राइट? उसका एडवांटेज मेनली ये रहता है कि स्पेशलाइज्ड ब्रांच जो है वो ऑथराइज डीलर की तरह एक्ट कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को लेकर के, वो क्लियरिंग सेटलमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है। एंड फर्दर ये एबिलिटी अगर आप डिपार्टमेंट के वे में करोगे हेड ऑफिस से तो उसमें वो एबिलिटी नहीं रहेगी। यानी कि अगर डिपार्टमेंट के वे में करोगे तो ब्रांच के थ्रू ही सब कुछ होगी, लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है तो वो खुद से पार्टिसिपेट कर सकती है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बेनिफिट फॉर दिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option C, it says a subsidiary company as it completely isolates treasury risks from the bank's main balance sheet, although this is not mentioned as a primary model. देखो, यहाँ तो डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, यहाँ सब आप स्पेशलिस्ट ब्रांच के थ्रू करते हो, सब्सिडरी के थ्रू नहीं करते हो। ऑप्शन जो सी है दैट्स नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी, it says a department within the bank because it simplifies accounting by merging the treasuries profit and loss with the bank's main ledger. सी बिल्कुल ऑपोजिट होता है इस चीज के, ठीक है?
यानी कि आप ब्रांच को प्रेफर करते हो, ब्रांच स्टेटस को प्रेफर करते हो, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है ना ट्रेजरी की, वो आप इंडिपेंडेंटली मेंटेन कर सकते हो। आपके खुद के प्रॉफिट एंड लॉस हेड होंगे, खुद के जीएल अकाउंट होंगे, राइट? तो आप कंट्राडिक्ट नहीं करोगे, राइट? तो वो कंट्राडिक्ट करती है मेन चीज कि आप मर्ज कर लोगे, तो वो सिंप्लिसिटी कैसे रहेगी? वो तो कॉम्प्लेक्स कर देगा। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, a company in India is managed by Pat Cummins, plans to issue commercial papers for the first time to fund its short-term working capital needs. According to the regulatory guidelines, what specific credit rating requirement must the company fulfill to be eligible for the issuance? And from how many agencies must this rating be obtained? और कितनी एजेंसी से ये रेटिंग लेनी पड़ेगी कमर्शियल पेपर के बारे में, ये क्वेश्चन है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द कमर्शियल पेपर, कि कमर्शियल पेपर क्या होता है। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया जाता है, राइट? तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कैपिटल फंड चाहिए, वर्किंग कैपिटल फंड चाहिए, वो कमर्शियल पेपर्स को इशू करेगी, एंड उसके बेस पर लेट्स से अब इशू करने से पहले उनको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है, एंड इश्यूअर को एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, जो कि अप्रूव्ड होगी एंड रजिस्टर्ड होगी सेबी के साथ। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो सकती है कोई भी, लाइट्स लेट से कोई क्राइसिल है, आइक्रा है, केयर है, अलग अलग होती हैं, ठीक है? एंड मिनिमम जो रेटिंग रिक्वायरमेंट होती है दैट इज एक्चुअली A3, की मिनिमम A3 रेटिंग तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम जो रेटिंग चाहिए होती है वो A3 रेटिंग चाहिए होती है, ठीक है? सो A3 चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत कि A1 नहीं चाहिए भाई, A3 चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ही चाहिए, राइट? एंड दैट इज इट। एंड ऑप्शन बी कहता है कि मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ A3 फ्रॉम एटलीस्ट टू सेबी रजिस्टर्ड CRAs वेयर द लो रेटिंग मस्ट बी अडॉप्टेड। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है कि स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जो इश्यूअर होंगे उनको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी कमर्शियल पेपर को इशू करने से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, एंड आपको जो लो रेटिंग होगी उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट इज द केस, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज द ट्रेजरी ऑफ अ मल्टीनेशनल बैंक इज एनालाइजिंग इट्स प्रॉफिट सोर्सेस। सो मल्टीनेशनल बैंक जो है वो, और उसके ट्रेजरी जो है वो अपने प्रॉफिट सोर्सेज को करी एनालाइज। द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर MS Dhoni observes that a significant portion of profits come from contemporary source involving borrowing in a low interest rate currency like USD to lend in a high interest rate currency like INR. What is a specific treasury activity called and what does it primary exploit? And कौन सी चीज को exploit कर रहा है? That we need to answer. ऑप्शन ए है कि ट्रेडिंग कहते हैं इसको। सी ट्रेडिंग को डिफाइन किया जाता है एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की तरह, जहां पर प्रॉफिट आप कमाते हो फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ द एसेट। यानी कि आपने कोई एसेट था, कोई शेयर था, कोई कमोडिटी थी, आपको उसने आपने कम प्राइस पे खरीदा, उसको ज्यादा पे बेच दिया, यहाँ फिर ज्यादा पे बेच दिया, कम पे खरीद लिया, शॉर्ट सेलिंग कर दी। तो डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर तो नहीं हो रही है, राइट? सो दैट्स नॉट द थिंग ओवर हियर, यहाँ पर तो डिफरेंट चीज है। सो ऑप्शन ए तो यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो सिनेरियो पर। ऑप्शन बी कह रहा है इंटरेस्ट आर्बिट्रेज एज इट एक्सप्लोइट्स द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स बिटवीन टू डिफरेंट करेंसीज मार्केट्स। सी एब्सोल्युटली दिस इज अ इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, जहां पे ट्रेजरी जो है वो बोरो कर रही है यूएसडी में और लेंड कर रही है रुपी में इंटरबैंक मार्केट में, या फिर उसके अलावा वाइस वर्सा कर रही है। अब डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट और जो है उनमें डिफरेंस को एक्सप्लॉइट कर रही है। सो दिस इज एब्सोल्युटली सेट टू बी आर्बिट्रेज। क्या कहते हैं इसको? आर्बिट्रेज कहते हैं। आर्बिट्रेज एक्चुअल में एक पोजीशन होती है जहां पर एक आर्बिट्रेजर मल्टीपल मार्केट्स में डील कर रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज आर्बिट्रेजर, राइट? जैसे इसने एक मार्केट से खरीदा और साइमल्टेनियसली दूसरी मार्केट में सेल कर दिया, राइट? यहाँ पर इसने बाय कर लिया, दूसरी मार्केट में सेल कर दिया। ये मार्केट 1 है जिसमें डील कर रहा है, ये मार्केट 2 है जिसमें डील कर रहा है। सो दिस इज एक्सप्लॉइटिंग द मार्केट कंडीशंस सो एज टू क्रिएट अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो ऑप्शन जो बी है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी थ्रू द इंटरबैंक मार्केट। सी
फॉरेन करेंसी ज़रूर इन्वॉल्व्ड है, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज बिज़नेस होता है, वो कन्वेंशनल सोर्स होता है प्रॉफिट का, कि आप कस्टमर ट्रांज़ैक्शन से पैसा कमाते हो, आप बिड आस्क स्प्रेड के ऊपर जो पैसा होता है, वो कमाते हो, इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से नहीं कमाते हो, राइट? सो ऑप्शन जो सी है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी, हेजिंग एज इट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। हैजिंग एक रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी होती है। क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट भी कह सकते हो, वी कैन आल्सो से कि ये एक रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आप रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, राइट? एक प्रॉफिट सीकिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है, जहां पर आप एक पोजीशन को होल्ड करते हो सो एज टू एक्सप्लॉइट द मार्केट कंडीशंस, राइट? बट ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द केस, बिकॉज हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? नाउ question number 4. A corporate client of a bank run by Sachin Tendulkar is looking for a short-term unsecured debt instrument to invest surplus cash. The instrument must be in a dematerialized form, issued as a promissory note at a discount to its face value, and have a maturity period between 7 days to 1 year. Which money market product perfect fits this description? कौन सा मनी मार्केट प्रोडक्ट है जिसके बारे में स्पेसिफिकली यहाँ पर बात की जा रही है? दोबारा से बता देता हूँ, कॉर्पोरेट क्लाइंट है, बैंक है, ठीक है, कॉर्पोरेट क्लाइंट ऑफ अ बैंक जो कि रन किया जा रहा है सचिन तेंदुलकर द्वारा। वो एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स दे आर फाइंडिंग फॉर टू इन्वेस्ट सरप्लस कैश, ताकि सरप्लस कैश को वो इन्वेस्ट कर दे, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट वो ढूंढ रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इज इट सो? नो। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है ना, दिस इज इशूड बाय अ बैंक, इशूड बाय अ बैंक। इसको एक बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, राइट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है। कोई कॉर्पोरेट जो है जिसको फंड्स चाहिए, वो इसको नहीं इशू कर सकता। बाकी इशू इशू होते हैं वो सिमिलर होते हैं, फीचर्स जो यहाँ बताए गए, बट दैट्स नॉट द केस कि कॉर्पोरेट इशू कर लेगा। ऑप्शन बी, ट्रेजरी बिल एज इट इज अ रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट एट अ डिस्काउंट। तो यहाँ पर तो स्पेसिफिकली बोला गया है कि कॉर्पोरेट ने इशू करा है, तो ये ट्रेजरी बिल तो नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन सी, कमर्शियल पेपर एज इट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेट्स एज अ प्रोमिसरी नोट, एब्सोल्युटली ट्रू। तो प्रोमिसरी नोट जो कमर्शियल पेपर है, वो एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। मिनिमम मैच्योरिटी 7 दिन की, मैक्सिमम मैच्योरिटी 12 महीने की होती है। डीमेटेरियलाइज फॉर्म में इशू किया जाता है, डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है। सो दैट इज totally aligning with what we are asking for in the question. So option C is the correct answer, right? What about the option D, CBLO? जो सीबीएलओ होता है, वो एक कोलेटरलाइज्ड बोरिंग होती है, विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट? तो एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। सो सीबीएलओ इज अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के द्वारा बैक्ड होता है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5th. A bank's treasury is structured into 3 distinct divisions. बैंक की ट्रेजरी 3 अलग डिविजन्स में है, फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस, बैक ऑफिस. A junior officer, Jasprit Bumrah, is tasked with monitoring the bank's exposure limits, stop loss limits for the treasury activities and prepare the MIS reports for senior management on key performance parameters. Which division of the treasury is responsible for these functions? कौन सा जो पर्टिकुलर आपके पास डिवीजन है इन तीनों में से, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि ये सभी फंक्शंस उसके द्वारा मैनेज किए जाएंगे? दैट वी नीड टू आंसर। सो ऑप्शन से शुरू करते हैं, ए से। इट सेज बैक ऑफिस। देखो, बैक ऑफिस जो होता है ना, वो वेरिफिकेशन करता है, सेटलमेंट करता है। दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर वेरिफिकेशंस। सेटलमेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, वेरिफिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बुक कीपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्रंट ऑफिस के द्वारा की जाती है। सो फ्रंट ऑफिस यहाँ पर है, हेयर वी आर हैविंग द फ्रंट ऑफिस, जिसने लेट्स से कस्टमर के साथ यहाँ पर कोई करी है डील। इस डील का जो लेखा जोखा होगा,
दैट विल बी डन बाय द बैक ऑफिस। वो बैक ऑफिस करेगा, रिकंसोलिडेशन ये वो सब काम कौन करेगा, रिलेटेड टू वेरिफिकेशन, नॉट रिकंसोलिडेशन बट वेरिफिकेशन सेटलमेंट कौन करेगा यहाँ पर, बैक ऑफिस करेगा, राइट। एंड बुक कीपिंग जो होती है वो ऑलरेडी कंक्लूड हो जाती है और फ्रंट ऑफिस वगैरह उसकी तरह वो की जाती है, लेकिन जो रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग है एमआईएस है वो नहीं करता ये, दैट इज नॉट बीइंग डन। ऑप्शन बी, फ्रंट ऑफिस, द चीफ डीलर इज अल्टीमेटली इन चार्ज ऑफ ऑल द ट्रेडिंग पोजीशंस। फ्रंट ऑफिस जो कि चीफ डीलर के द्वारा लीड किया जाता है वो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने का काम फ्रंट ऑफिस करता है, बिल्कुल सही है, राइट। एक्सपोजर्स को क्रिएट करता है लेकिन उनको इंडिपेंडेंटली मॉनिटर नहीं करता, उनको रिपोर्ट नहीं करता, ये मिड ऑफिस का काम है ताकि ड्यूटीज सेग्रीगेटेड रहें। सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी दैट इज मिड ऑफिस एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मिड ऑफिस को एक्सक्लूसिवली क्रिएट किया गया है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एमआईएस में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन डालनी है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना है, और साथ ही साथ जो एक्सपोजर लिमिट्स हैं, स्टॉप लॉस लिमिट्स हैं, उनको मॉनिटर करना है और रिपोर्टिंग भी करनी है टू द मैनेजमेंट। दैट इज द पर्टिकुलर टास्क ऑफ द मिड ऑफिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Option D, it says the ALM support group which operates independently of the treasury to manage balance sheet risk. See, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिड ऑफिस जो है वो एएलएम सपोर्ट ग्रुप, वो बेसिकली सारे कामकाज करता है, ठीक है। वो कामकाज करता है कि इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करता है, मॉनिटर करता है, रिपोर्ट करता है, ठीक है। और जो मिड ऑफिस है वो एएलएम सपोर्ट ग्रुप की तरह भी फंक्शन कर सकता है, लेकिन जो प्राइमरी डिस्टिंक्शन फंक्शन रहता है दैट इज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट एंड एमआईएस। वो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट एंड एमआईएस कहा गया, दैट इज द कोर ऑफ द मिड ऑफिस, वो मिड ऑफिस का कोर है। सो ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा प्रिसाइजली यहां पर आंसर कर रही है चीज का। सो ऑप्शन डी वोंट बी द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रेजरी ऑफ अ बैंक मैनेज्ड बाय बेन स्टॉक्स हैज अ सरप्लस ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स। तो ट्रेजरी है एक बैंक की, उनके पास सरप्लस है फॉरेन करेंसी फंड्स का। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दीज फंड्स सिट आइडल इन द नोस्ट्रो अकाउंट्स where they can earn no interest, the treasury wants to earn a return. A correspondent bank offers a facility to automatically invest these overnight balances in the money market. What is the primary benefit of this arrangement for Ben Stocks Treasury? एक बैंक है यहाँ पर, लेट्स से एक बैंक ए है। अब इस बैंक का एक नोस्ट्रो अकाउंट है। नोस्ट्रो अकाउंट होता है जब आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन बैंक के पास, सो आई एम राइटिंग हेयर कि यहाँ पर है एक फॉरेन बैंक और यहाँ पर फॉरेन बैंक के पास आपने एक फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर लिया। दिस इज द नोस्ट्रो अकाउंट फॉर यू, नोस्ट्रो अकाउंट फॉर यू। अब इसमें जो बैलेंस पड़ा है वो आइडल है, बट बैंक ये कॉरेस्पोंडेंट, ये फॉरेन बैंक जो है दैट इज अ कॉरेस्पोंडेंट बैंक आल्सो। इसी को कॉरेस्पोंडेंट बैंक कहते हैं बिकॉज इसके थ्रू ही ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू द बैंक ए। तो ये बैंक कहता है कि हम आपके फंड्स को ओवरनाइट ना इन्वेस्ट कर देंगे एंड आपको यहाँ से रिटर्न मिल जाएगी, राइट। दैट्स द केस। सो ऑप्शंस देखते हैं क्या बेनिफिट होगा। इट अलाउज अ ट्रेजरी टू अर्न हाई लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नॉट अदरवाइज ऑन अदरवाइज आइडल फंड्स। जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है वो ओवरनाइट फंड्स हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म वेरिएबल रेट अर्न करोगे, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट तो अर्न नहीं कर सकते हो। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। इट एलिमिनेट्स द काउंटर पार्टी रिस्क कंप्लीटली एज द इन्वेस्टमेंट इज हैंडल्ड बाय द कॉरेस्पोंडेंट बैंक। इज इट सो? सी, आप कॉरेस्पोंडेंट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। जब हम कॉरेस्पोंडेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो काउंटर पार्टी रिस्क कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो अभी भी एसोसिएटेड है क्योंकि कॉरेस्पोंडेंट बैंक खुद भी खत्म हो सकता है, राइट। सो दैट्स नॉट एलिमिनेटेड एट ऑल। ऑप्शन सी, इट अलाउज अ ट्रेजरी टू अर्न अ नॉमिनल इंटरेस्ट ऑन आइडल फंड्स हेल्ड इन नोस्ट्रो अकाउंट विद मिनिमल एक्टिव मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल एक नॉर्मल आंसर, लेकिन जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट दैट विल बी अर्नड, एंड वो एक वेरिएबल इंटरेस्ट होगा जो आप अर्न करने वाले हो।
That will be a variable interest that you're going to earn, right? So ऑप्शन जो सी है that is absolutely correct. बिल्कुल सही है. ऑप्शन डी, it converts the foreign currency balances into domestic currency and thereby reducing the foreign exchange risk. कि आप इट कन्वर्ट्स द फॉरेन करेंसी बैलेंसेस, आप फॉरेन करेंसी बैलेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हो डोमेस्टिक करेंसी में. आप फॉरेन करेंसी बैलेंस को कन्वर्ट कर सकते हो डोमेस्टिक करेंसी में. इज इट सो? जो पर्पस होता है फैसिलिटी का वो होता है कि आप सरप्लस फॉरेन करेंसी फंड्स को आगे दे कर पा रहे हो, इन्वेस्ट कर पा रहे हो, राइट? फंड्स को कन्वर्ट थोड़ा ना करना है कि हमने एक डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे. दैट्स नॉट द केस. ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन 7. The rise of the integrated treasury in Indian banking was a direct consequence of major financial sector reforms. इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का जो राइज है इंडियन बैंकिंग में वो डायरेक्ट कंसिक्वेंस है मेजर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का. These reforms fundamentally changed how banks manage their cash flows. कि बैंक अपने cash flows को कैसे manage करते हैं, viewed different markets. Which two key reforms were the most important drivers for the integration of the money market, securities market and the foreign exchange operations? कौन से जो दो की रिफॉर्म्स हैं वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि इंटीग्रेशन हो गया इन सभी मार्केट्स का? सबसे पहली चीज है कि लिबरेशन हुआ था 1990s में, यानी कि मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट्स आए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज रिलेटेड टू मार्केट डिटरमाइंड या मार्केट ड्रिवन जो एक्सचेंज रेट्स है, राइट? वो एक्सचेंज रेट्स आए. यानी कि एक था एडमिनिस्ट्रेटर रेजिम जहां पर खुद से चीजों को मैनेज किया जाता था, एंड दूसरा था LERMS, इफ यू हैव एवर हर्ड ऑफ दैट. That is liberalized exchange rate management system 1992. ठीक है? तो बैंक को कंपेल किया क्या कि अपने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को एक्टिवली मैनेज करो. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. यानी कि जो ट्रेजरी ऑपरेशंस थे वो आइसोलेटेड नहीं हो सकते थे. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना जरूरी था मनी मार्केट एंड सिक्योरिटीज पोजीशन के साथ साथ. दूसरा था डीरेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, जो सबसे बड़ा एक रीजन था वो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट भी था. दैट वाज आल्सो द डीरेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट. क्लियर है चीज? सो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मेन जो सबसे बड़ा रीजन था, एक तो डीरेगुलेशन हो गया इंटरेस्ट रेट, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी हो गया, राइट? दैट वाज द मेन थिंग. तो ये मेजर चीजें थी आपके पास कि लिबरलाइजेशन होगी फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इसका मतलब है कि कन्वर्टेबिलिटी ये इसमें शामिल होगी, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, दैट वाज द केस. और सेकंड जो था डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, उसमें क्या चीज शामिल हो गई थी? दैट वाज रिलेटेड टू कि आपका इंटरेस्ट रेट अब चेंज हो सकता था, बैंक अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज कर सकते हैं. ऑप्शंस देखते हैं. नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेबी. सी बैंक नेशनलाइजेशन बहुत पहले हो गई थी, पहले सिंपल सी बात है, एंड उसके अलग ऑब्जेक्टिव थे. सेबी की एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत अच्छा रिफॉर्म था, राइट? लेकिन जो पिन पॉइंट है समझने वाला, दैट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन हुई थी, रूपी कन्वर्टिबिलिटी थी, वो प्राइमरी ड्राइवर थे ट्रेजरी इंटीग्रेशन को लेकर के, नॉट दीज टू. ऑप्शन बी कह रहा है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी. एब्सोल्युटली ट्रू. दीज वर द टू मेजर रीजंस कि इंटीग्रेटेड जो ट्रेजरी है उसको लेकर आया गया, राइट? दैट वाज अ मेजर थिंग कि डायरेक्ट जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी है, डायरेक्ट रिजल्ट किसका है, कौन से रिफॉर्म्स का है? कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म थे डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट और पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी. इन चेंजेस ने अलाउ किया कि फंड्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं मार्केट्स के बीच में, करेंसीज के बीच में, राइट? एंड उससे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो कर पाए, राइट? दैट वाज अ मेजर रीजन. ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ. A bank's treasury under the leadership of Kane Williamson is using a repo transaction to manage the short term liquidity. तो केन विलियमसन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी ट्रांजैक्शन का? रेपो ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर. नाउ व्हाट इज रेपो ट्रांजैक्शन? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन समझेंगे इसको भी कि रेपो क्या होती है. टू मैनेज द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी,
द बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू अ काउंटर पार्टी विद अग्रीमेंट टू रीपरचेज देम लेटर। ये एक्सप्लेन हो गया कि रेपो ट्रांजेक्शन क्या होती है। To protect the lender against potential price drops in the securities during the repo period, a margin is applied where the value of the security is higher than the cash lent. What is this protective margin officially called? इस protective margin को क्या कहते हैं ऑफिशियली? तो फंडा कुछ इस तरह से है। एक पर्सन है, ठीक है, वी आर नेमिंग इट के डब्ल्यू, के एन विलियमसन है ना, के डब्ल्यू कह देते हैं। इस पर्सन के पास है सरप्लस फंड्स, ही इज हैविंग द सरप्लस फंड्स। और दूसरी तरफ है यहाँ पर एक और पर्सन या बैंक, राइट, लेट्स से पर्सन बी है जिसके पास है सरप्लस फंड्स। अब इनका एक सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट मेंटेन्ड है, दे आर हैविंग अ एसजीएल अकाउंट, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, और ये आरबीआई के पास मेंटेन्ड है दोनों का। तो केडब्ल्यू जी क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज को प्लेस कर देंगे बी पर्सन के एसजीएल अकाउंट में जो कि आरबीआई के पास मेंटेन्ड है, राइट। एंड बी जो है वो अपने सरप्लस फंड्स को प्रोवाइड कर देगा केडब्ल्यू को, ये फंड्स दे दिए। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट कि जब ये टाइम पीरियड खत्म होगा तो केडब्ल्यू इन सिक्योरिटीज को फिर से रीपरचेज कर लेगा, राइट, एंड पैसे वापस चले जाएंगे यहाँ पर पर्सन बी के पास और ट्रांजैक्शन कंक्लूड हो जाएगी। अब डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कुछ एक हायर, वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एंड दैट विल बी द रेपो रेट। रेपो रेट होगा जिसके ऊपर ये पैसा उधार पर दिया जाएगा बी पर्सन के और केडब्ल्यू पर्सन को। लेकिन लेट से अगर 100 रुपीज उधार पर दिए गए, 100 रुपीज उधार पर दिए गए, उसके लिए जो सिक्योरिटीज दी जाएंगी ना, लेट से वो 110 रुपए की दी गई, यानी कि अमाउंट जो कैश में दिया गया वो दिया गया 100 रुपए, और जो सिक्योरिटीज रखी गई थी वो रखी गई थी 110 रुपए की, ताकि अगर कोई रेपो रेट ऊपर नीचे भी होता है तो इम्पैक्ट ना पड़े, राइट। अब इसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी मार्जिन, मार्जिन कहा जाता है इसको, वी से इट टू बी मार्जिन। लेकिन सिक्योरिटीज के ऊपर क्योंकि ये एप्लीकेबल है, दिस इज सेड टू बी हेयर कट। इसको हम क्या कहते हैं, वी सेड टू बी हेयर कट, इसको हेयर कट कहा जाता है, राइट। एंड ऑलमोस्ट ये 5% होता है, सो एज टू कवर द प्राइस रिस्क, एंड दिस मार्जिन इज सेड टू बी हेयर कट। ठीक है जी, तो आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हेयर कट। नाउ the question number 9th over here. The question says that Virat Kohli, the CEO of a bank, is reviewing the treasury's performance. He notes that treasury has become a significant profit center, primarily due to its high return on capital, which characteristic of treasury operations is the main reason for high leverage and subsequent high return on the allocated capital. तो क्या रीजन है कि जो ट्रेजरी है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, एंड क्यों ये एक प्रॉफिट सेंटर की तरह बना है? ऑप्शन सेज ट्रेजरी ऑपरेशंस, that the treasury operations require high capital allocation, typically 20 to 25% of the transaction size, ensuring high returns. See, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, कैपिटल एलोकेशन बहुत कम है, राइट। कैपिटल एलोकेशन इज जस्ट 2 to 5%, which is very low. So ऑप्शन ए तो गलत हो गया। Treasury operations are largely conducted in interbank markets which are having high credit risk, justifying high returns. तो ध्यान से समझने की बात है कि ट्रेजरी ऑपरेट करता है इंटरबैंक मार्केट में जो ऑलमोस्ट क्रेडिट रिस्क से फ्री है। सो इंटरबैंक मार्केट तो क्रेडिट रिस्क फ्री है, ऑलमोस्ट, इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रेडिट रिस्क फ्री। सो ये भी ऑप्शन होगी गलत। ऑप्शन सी, द ऑपरेशनल costs in a treasury are extremely high, which necessitates generating high profit to break even. पॉइंट समझने वाली बात है, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है ट्रेजरी में वो काफी कम होती है अगर हम ब्रांच बैंकिंग से इसको कंपेयर करें, राइट। यही मेन रीजन है कि ट्रेजरी प्रॉफिट्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, राइट, नॉट रीजन कि आपको ज्यादा अच्छे प्रॉफिट चाहिए। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी, द रिस्क कैपिटल एलोकेटेड टू ट्रेजरी इज वेरी लो, ranging from 2% to 5% of the transaction size, leading to high return on capital. Absolutely true. यानी कि दिस एरिया
इज हाईली लेवरेज्ड। ठीक है, ये काफी ज्यादा लेवरेज्ड है। आप 10 रुपए लगाओ तो 100 रुपए में धंधा कर सकते हो, राइट? ये सिनेरियो है। अब जो रिस्क कैपिटल एलोकेट कर की जाती है ट्रेजरी के द्वारा वो काफी कम होती है, जो ट्रांजैक्शन का साइज हैंडल किया जाता है उसके हिसाब से। तो उसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल जो होती है काफी ज्यादा होती है, काफी लो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न्स होती है अच्छी एंड काफी ज्यादा जनरेट होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज, राइट? चलिए अभी चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वांट्स टू असेस द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट फॉर इट्स फंक्शन फंडिंग नीड्स but is not permitted to participate in the call money market. The CCIL Clearing Corporation of India Limited offers a specific instrument that allows entities like NBFCs, mutual funds, and corporates to borrow and lend money against government securities. What is the instrument called, and who acts as a central intermediary in that scenario? और सेंट्रल इंटरमीडियरी कौन रहता है उसके बारे में बताता है। अब एनबीएफसी जो है वो असेस करना चाहते हैं कि उसके पास शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का असेस हो उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन उसको परमिट नहीं किया गया कि कॉल मनी मार्केट में वो पार्टिसिपेट कर पाए। सो द आंसर इज सीबीएलओ। आंसर क्या इस चीज का? सीबीएलओ, दैट इज कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, राइट? एंड जिसको अब रिप्लेस किसने कर दिया है? नाउ इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय टीआरईपीएस। इट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय टीआरईपीएस। पहले सीबीएलओ था, अब ये टीआरईपीएस है, दैट इज ट्राई पार्टी रेपो, राइट? इट इज नाउ ट्राई पार्टी रेपो। अब होता क्या है एक्चुअल में कि एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि सीसीआईएल ने डेवलप किया है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, ये बेसिकली अलाउ करता है उन एंटिटीज को कि जो कॉल मार्केट में पैसा नहीं डाल सकती हैं, लाइक एनबीएफसी है, म्यूचुअल फंड है, कॉर्पोरेट है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, कि वो सिक्योर्ड बोरिंग एंड लेंडिंग कर पाए। अब वो चीजें की जा सकती हैं एंड ट्रांजेक्शन्स जो रहेंगी दोज विल बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट? तो बोरिंग एंटिटी जो होती है वो एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेस करती है सीसीआईएल के पास। नाउ थिंक इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हियर वी हैव इन द बोरिंग एंटिटी, here we are having the CCIL, right? And here we are having the lending entity, right? तो यहाँ पर है ये बोरोइंग एंटिटी है, तो ये बोरोइंग एंटिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इनको प्लेस कर देगी सीसीआईएल के पास, बट इट विल बी प्लेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट विल बी प्लेसिंग द सीसीआईएल, ठीक है, जो भी एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अब सीसीआईएल एक सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करता है, इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है, सेटलमेंट्स को इंश्योर करेगा, गारंटी देता है ट्रेड को लेकर के। सो काउंटर पार्टी रिस्क काफी कम होता है, ठीक है। एंड जो लेंडर है यहाँ पर लेंडर एंटिटी है, दिस विल बी प्लेसिंग द सरप्लस फंड्स, प्लेसिंग द सरप्लस फंड्स विद द सीसीआईएल, ये सीसीएल के पास अपने सरप्लस फंड्स रख देगा। एंड ऑर्डर मैचिंग ये वो सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? दिस इज बीइंग डन बाय द सीसीआईएल। अब ये एक्चुअल में जो इंस्ट्रूमेंट था दैट वाज सीबीएलओ, लेकिन 2018 के बाद सीबीएलओ को फेज आउट कर दिया गया है एंड इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है टीआरईपीएस के साथ। टीआरईपीएस का ट्राई पार्टी रेपो, दिस इज द ट्राई पार्टी रेपो, ठीक है जी। ये आरबीआई के मनी मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर है, दोनों सेम ही पर्पस सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग लेंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज इट, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सेज रेपो विद आरबीआई एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी, दैट्स नॉट द केस। कोलेटरलाइज्ड बोरिंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन विद सीसीआईएल, तो ये हम पुराने कॉन्टेक्स्ट के साथ वी कैन बी सेइंग दिस इज आंसर, लेकिन अगर आपको एग्जाम में टीआरईपीएस भी लिखा आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ट्राई पार्टी जो रेपो है that is going to be the correct answer, उसमें कोई भी चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। Now the question number 11, the treasury department of the bank maintains 3 distinct books to manage its different roles। तो treasury department जो है वो अपनी डिपार्टमेंट जो होता है बैंक का वो 3 तरह की डिस्टिंक्ट बुक्स को मैनेज करता है अपने रोल्स को मैनेज करने के लिए। One book is specifically used for client-based currency, client-related currency, and derivative transactions, essentially acting as interface between the bank's customers and financial markets. Which book serves this specific purpose? कौन सी book specific purpose solve करती है उसके बारे में हमने बताना है।
ट्रेडिंग बुक है, एएलएम बुक है, मर्चेंट बुक है या फिर नोस्ट्रो बुक है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग बुक, तो ट्रेडिंग बुक होती है बैंक की जो प्रोप्राइटरी पोजीशन होती है ना, ट्रेडिंग बुक इज फॉर प्रोप्राइटरी पोजीशन, यहाँ पर मेंशन भी है, राइट। सो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। Option B, ALM book, which is maintained for the purpose of managing the bank's internal asset liability mismatch, उससे रिलेटेड होती है। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल जो रिस्क मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। लाइक से यू इफ यू वांट टू ब्रिज द एसेट लाइबिलिटी मिसमैचेस, राइट, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस इज नॉट फॉर द एक्सटर्नल क्लाइंट ट्रांजेक्शंस, दिस इज नॉट फॉर एक्सटर्नल क्लाइंट ट्रांजेक्शंस, उसके लिए नहीं है। ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी, दैट इज अ मर्चेंट बुक। नो, मर्चेंट बुक की स्पेसिफिकली फॉर व्हाट, जो सोर्स है मटेरियल एक्सप्लिसिटली वो यही है ना कि मर्चेंट बुक जो होती है क्लाइंट रिलेटेड करेंसी एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए, तो यही तो होती है चीज, ठीक है। सो डेफिनेटली जिस पर्पस के लिए चाहिए वो कौन सी बुक है, दैट इज अ मर्चेंट बुक, दैट इज द मर्चेंट बुक। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो जो भी क्लाइंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, करेंसी है, डेरिवेटिव है, वो यहाँ पर रहेंगी। एंड ये इंटरफेस रहता है बिटवीन द कस्टमर एंड द मार्केट्स, राइट। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द नोस्ट्रो बुक, नोस्ट्रो अकाउंट जो होता है दैट इज अ अकाउंट, जो मैंने आपको बताया भी था एग्जांपल में, दैट अ बैंक इज होल्डिंग विद द फॉरेन कंट्री बैंक, राइट, इन फॉरेन करेंसी। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं फ्रॉम द मर्चेंट बुक वो अफेक्ट करेंगी नोस्ट्रो अकाउंट को। नोस्ट्रो बुक कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो हम क्लाइंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज जस्ट मेंशन्ड फॉर एन एग्जांपल ओवर हियर, दैट्स इट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12। A bank's investment portfolio includes several debt instruments. बैंक के investment portfolio में बहुत से debt instruments हैं. Among them are debentures issued by a private sector company. तो डिबेंचर जो इशू किए गए प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ वो भी हैं. बॉन्ड्स इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. While both are form of corporate debts, दोनों ही corporate debt का फॉर्म है. There are conventional differences in their legal nature. उनमें क्या है? Conventional differences उनकी legal nature में, transferability में, as per the Indian market practices. What is the key distinction? Key distinction क्या रहती है? Bonds are governed by the company law. ये कहता है कि bond जो है those are governed by company law and transferable only by registration, while debentures are negotiable instrument. ये बिल्कुल ऑपोजिट बोला गया है, बिल्कुल ऑपोजिट बोला गया है, ठीक है। जो बॉन्ड्स हैं दोज आर गवर्नड बाय ये जो चीज बोली गई ना कि दोज आर बीइंग गवर्नड बाय द कंपनी लॉ, दैट इज नॉट करेक्ट एट ऑल। वो करेक्ट नहीं है, ऑपोजिट बोल दिया। Debentures are always secured by a specific asset, whereas bonds issued by the PSUs are implicitly guaranteed by the government. स्पेसिफिकली चीज समझने वाली होती है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, राइट, कि जो इशू किए जाते हैं पीएसयूज के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड है। पहली चीज तो ये है, राइट। सो स्पेसिफिकली अगर मेंशन हो फिर बात अलग है, अदरवाइज नॉट। एंड जो डिबेंचर्स होते हैं उनका फ्लोटिंग चार्ज होता है एंड कई बार इवन वो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि वो हमेशा सिक्योर्ड ही होंगे। सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, डिबेंचर्स आर गवर्न्ड बाय द कंपनी लॉ एंड ट्रांसफरेबल बाय रजिस्ट्रेशन, while bonds are negotiable instrument governed by the contract law. Is it true? Yes, absolutely true. जो डिवेंचर्स हैं दोज आर गवर्न्ड बाय रेलेवेंट प्रोविजंस, जो कंपनी लॉ के प्रोविजंस होते हैं उसके ऊपर होते हैं, एंड ट्रांसफर होते हैं सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर। बॉन्ड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि गवर्नड होते हैं बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो दिस इज द कोर रियल एंड प्रोसीजरल डिफरेंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी says bonds are exclusively issued by the PSUs and are always convertible. Is it so? देखो, डिबेंचर्स भी कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि बॉन्ड्स कन्वर्टिबल ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्टिंक्शन बेसिकली किस बेस पर होती है कि इश्यूअर जो होता है, कि इश्यूअर के बेस पर डिस्टिंक्शन होती है कि कोई पब्लिक डिस्टिंक्शन है या प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है, दैट इज द केस, नॉट रिलेटेड टू फीचर्स, उसके रिलेटेड कोई की रूल नहीं है। सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट। ठीक है जी। So that will be all related to this video. I hope that you must have enjoyed the content of this video. And अगले दो parts भी काफी important होने वाले हैं related to these two chapters. And total 6 chapter हैं, तो हम लगभग कह सकते हैं there will be almost 18 videos we can say which will be there, right? And we'll be covering the complete things. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.